जय हिंद गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टू सब्सक्राइब। आज इस वीडियो में मैं आपको मनसबदारी सिस्टम के बारे में बताऊंगा। ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री अरेंजमेंट का वो सिस्टम था जिससे अकबर और उसके बाद के मुगल्स बहुत लंबे समय तक एम्पायर को कंसोलिडेट करके रखते थे। इस सिस्टम की क्या खासियत है, इसको बहुत तरीके से क्लासिफाई करके हम जान सकते हैं। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर, मनसबदार कौन होते थे, ये कैसे रिक्रूट होते थे, कैसे नियुक्त होते थे, और मनसबदारों की भी एक क्रोनोलॉजी होती थी, हायरार्की होती थी, क्रम होता था। और इसमें क्या सैलरी मिलती थी उनको। और एक शब्द के साथ ये अक्सर कंफ्यूज करता है, मनसबदार और जागीरदार। तो ये क्या व्यवस्था थी मनसबदार और जागीरदार की, ये तमाम चीजें आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले सवाल इस वीडियो से पूरे के पूरे सॉल्व हो जाएंगे, चाहे आप ग्रुप सी या सिविल का पेपर दें। इस बीच में आप कोई भी पेपर दें। देखिए, मनसबदारी व्यवस्था हम बोलते हैं कि अकबर ने शुरू की थी। हाँ ठीक है, ये तो बात सही है, लेकिन ये व्यवस्था अकबर ने इसका ओरिजिनेशन नहीं किया, इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया था। ये व्यवस्था पहले ही से चलती थी मुस्लिम रूल के अंदर। और आपको पता होगा कि मिडीवल का जो सबसे बेहतरीन एरिया हुआ करता था, सबसे बड़ा एरिया हुआ करता था, वो मंगोल्स के पास हुआ करता था। तो ये व्यवस्था मंगोलों के वहां से आई थी। मनसबदार अपियर्स टू बी ए सेंट्रल एशियन इंस्टीट्यूशन, स्पेशली मंगोल। तो एक सवाल यहां से पूछेगा, कहां से इस व्यवस्था को लाया गया है, तो मंगोल से लाया गया था। और आपको पता है मंगोलों के साथ बाबर का कनेक्शन है, तैमूर और चंगेज का वंशज था ये। तो बाबर जब भारत पर आया था 1526 में, उसने इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल सल्तनत एस्टैब्लिश करी थी। तो द कॉन्सेप्ट केम विद हिम। लेकिन बाबर के समय में ऐसे अधिकारियों को मनसबदार नहीं कहते थे, उसकी जगह पर उनको वजाहदार कहते थे। क्या कहते थे? वजाहदार। इस शब्द को याद रखिएगा। लेकिन धीरे धीरे करके, क्योंकि भारतीय सरजमी पर जो मुस्लिम साम्राज्य चलती थी उसमें अरबी शब्दों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। मनसब शब्द एक अरेबिक वर्ड है और इसका मतलब होता है रैंक और पोजीशन, यानी कि पद। तो मनसब का मतलब होता था पद। जब अधिकारियों को कोई पद मिलता था तो उसको कहते थे मनसब। ठीक है, तो मनसब का मतलब होता है पोजीशन, रैंक, यानी कि पद। और मनसबदारी व्यवस्था एक प्रशासनिक व्यवस्था थी। सो इट वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दैट वाज इंप्लीमेंटेड बाय मुगल एम्परर अकबर इन 1571। तो प्रॉपर शब्दावली के साथ इस व्यवस्था को अपने एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट पर अकबर ले गया था, इसलिए हम कहते हैं कि इसको अकबर ने इंट्रोड्यूस या इंप्लीमेंट किया था। अब आपको समझ में आया मनसबदार क्या है, कहाँ से आए थे। मंगोल से ये व्यवस्था आई थी, बाबर लेकर के आया था। तो जब बाबर आया था तो उस टाइम पर उसने मनसबदारों को वजाहदार शब्द से बुलाना पसंद किया। मनसब एक अरबी शब्द है, इसका मतलब होता है पद, पोजीशन। लेकिन ये कौन होते थे, अब इसकी बात करते हैं। हु वर दे। तो मनसबदार का मतलब था अधिकारी, किसी पद पर विराजमान अधिकारी। सो दे वर द ऑफिसर्स इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन होता है कि ये मिलिट्री पोस्ट थी, यानी कि सैन्य पद था। ऐसा नहीं है, यह केवल मिलिट्री पोस्ट नहीं थी, यह एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट थी। तो जो भी नोबल्स मुगल सर्विसेज को ज्वाइन करते थे और अच्छे पोस्ट पर होते थे, उनके नीचे कुछ लोग काम करते थे, तो उन नोबल्स को मनसबदार बोला जाता था, यानी उन अधिकारियों को मनसबदार बोला जाता था। और यह दे वर अपॉइंटेड फॉर सिविल एंड मिलिट्री पोस्ट, दोनों प्रकार के पोस्ट के लिए। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन क्या होता है, बच्चा सोचता है सिर्फ मिलिट्री। नहीं सर, मिलिट्री के साथ साथ सिविल। जैसे मान लीजिए ये आईएएस का भी काम कर रहा है,
और ये मेजर का भी काम कर रहा है, जनरल का भी काम कर रहा है, समझ रहे हो। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन भी देख सकते हैं और ये सैन्य यानी सैन्य कमांड भी देख सकते हैं। तो दोनों पद के लिए अधिकारी अपॉइंट किए जाते थे, याद रखिएगा। और ऐसा भी होता था कि कुछ केवल सिविल काम के लिए या कुछ केवल मिलिट्री काम के लिए, और एक अगर सिविल काम के लिए अपॉइंट किया गया तो उसको ट्रांसफर भी किया जा सकता था दूसरे काम के लिए। सो दे वर लाइबल टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी सिविल टू अनदर मिलिट्री। जी हाँ, आप अगर आईएएस है तो आपको मेजर का भी काम दिया जा सकता है, प्लाटून संभालिए, युद्ध में जाइए। और अगर आप युद्ध संभाल रहे हैं तो आपको लैंड रेवेन्यू का भी काम दिया जा सकता है। तो ये एक ट्रांसफरेबल पोस्ट हुआ करती थी। और आपको पता है अकबर ने जब ये व्यवस्था शुरू करी थी तो लगभग लगभग 1800 मनसबदार थे। लेकिन जैसे जैसे मुगल एम्पायर बढ़ता जाता है, औरंगजेब के टाइम पर ये अप्रोक्सीमेटली 14,500 हो गए थे, और उसमें से भी 40% हिंदूज थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मैक्सिमम मनसबदार किसके टाइम पर बने थे? औरंगजेब के टाइम पर, क्योंकि औरंगजेब का एम्पायर सारे मुगलों में सबसे ज्यादा फैला हुआ था। मनसबदार किस टाइप की पोस्ट थी? सिविल या मिलिट्री? दोनों प्रकार की थी। क्या पोस्ट ट्रांसफरेबल थी? हाँ, बिल्कुल ट्रांसफरेबल थी। कौन थे मनसबदार? द नोबल्स और द ऑफिसर्स। सिंप्लीफाई करो अपनी नॉलेज को। अब ये इनका रिक्रूटमेंट कैसा होता था? देखिए, अकबर ने एक प्रॉपर सिस्टम बना रखा था मनसबदार के रिक्रूटमेंट का। तो सबसे पहले क्या होता था, मतलब मेजरली मनसबदार जो होते थे दे वर रिक्रूटेड ऑन द बेसिस ऑफ सजेशंस गिवन बाय द मीर बख्शी। अब सवाल ये होता है कि यार मीर बख्शी कौन है जिसकी सजेशन पर मनसबदार की रिक्रूटमेंट हो रही है? तो मीर बख्शी जनरल होता था, इनका आर्मी का जनरल। और इसमें मुगलों ने मनसबदार की पोस्ट ओपन टू ऑल रखी थी, यानी कि दे एनरोल्ड पीपल फ्रॉम ऑल रेसेस एंड रिलीजन। ना तो जाति धर्म कोई भेदभाव नहीं था, सरकारी नौकरियों में कोई भी अप्लाई कर सकता था। और मनसबदार का भी ऐसे ही था। तो एनी पर्सन विशिंग टू ज्वाइन द रॉयल सर्विस जस्ट हैड टू गिव अ पिटिशन थ्रू अ नोबल हु प्रेजेंटेड अ ताजविज टू द एम्परर। कहने का मतलब यह है कि जिस भी व्यक्ति को मुगलिया सल्तनत में सरकारी पद पर जाना होता था तो वो एक अर्जी देता था, ठीक है, पिटीशन यानी एक अर्जी देता था, यानी कि अपना रिज्यूम दे देता था कि जी मैं काम करना चाहता हूं। और वो ऑलरेडी किसी ऑफिसर को, ऑलरेडी कोई ऑफिसर है या मीर बख्शी है उसको देता था, वो मीर बख्शी को देता था और वो आगे चल करके बादशाह को प्रेजेंट करता था। तो जो ये पिटीशन होती थी उसको ताजवीज कहते थे। ताजवीज का मतलब क्या होता था? जो पिटीशन अर्जी होती थी यानी रिज्यूम, एप्लीकेशन एप्लीकेशन। तो ताजवीज वाज अ पिटीशन प्रेजेंटेड बाय अ नोबलमैन टू द एम्परर रिकमेंडिंग दैट एन एप्लीकेंट बी रिक्रूटेड एज मनसबदार। तो इस कीवर्ड को याद रखिएगा, ताजवीज को। ताजवीज का मतलब क्या होता था? ये एक एप्लीकेशन फॉर्म होता था, समझ लीजिए आप। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म समझे या सिफारिश पत्र समझे। एक सिफारिश पत्र होता था जिसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नोबल्स एम्परर को, बादशाह को, इस व्यक्ति का जो मनसबदार बनना चाहता है उसकी डिटेल सेंड करते थे। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस समझ में आया। अब हायरार्की देखिए, मनसबदारों की हायरार्की बहुत तरीके से होती थी, एक सिस्टम नहीं था हायरार्की का। अलग अलग क्लासिफिकेशन करके इनको डिनोट किया जाता था। तो सबसे कॉमन हायरार्की में सबसे हाईएस्ट रैंक का जो मनसब होता था उसके पास कम से कम 10,000 रैंक्स होती थी। रैंक्स का मतलब पद, पद का मतलब पर्सन्स, पर्सन्स का मतलब हो गया उसके नीचे जो लोग एम्प्लॉइज होंगे, उसके नीचे जो लोग काम कर रहे होंगे। और सबसे छोटे पद का जो मनसब होता था उसके नीचे 10 लोग काम करते थे। 10 रैंक्स होती थी, 10 पर्सन। देखिए, कई लोग ना रैंक शब्द को समझते नहीं है, क्योंकि थ्योरी वोरी में लिखा रहता है कि 1000 रैंक्स अंडर द हाईएस्ट मनसब, 10 रैंक्स अंडर द लोएस्ट मनसब। तो ये रैंक्स क्या होता है? रैंक का मतलब होता था पद, यानी कि उसके नीचे कितने इंप्लॉइज है। अब ये इंप्लॉइज सोल्जर्स भी होते थे, कैवलरी वाले भी होते थे, ये मिलिट्री वाले में, और नॉन मिलिट्री वाले में
जो भी आपके क्लर्क्स हैं वो भी होते थे। तो कितने लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं उनको रैंक बोला जाता था, और उसके हिसाब से आपका भी रैंक तय होता था, यानी आपका भी पद पद तय होता था, आपका मनसब तय होता था। तो इसी क्रम में सबसे बड़ा जो मनसब होता था उसको आमिर ऑफ आमिर्स कहते थे, और इनके नीचे 500 से ज्यादा लोग काम करते थे, 5000 से ज्यादा, सॉरी 5000 से ज्यादा लोग काम करते थे। तो देवर मनसबदारीज हुज रैंक वाज अबव 500। और इसके नीचे होता था आमिर अल कबीर, ग्रेट आमिर, रैंक्स वर अबव 1000। तो समझ लीजिए 1000 लोग से लेकर के 5000 के बीच में जिसके नीचे काम करेंगे उसको आमिर अल कबीर कहेंगे। और सबसे इन इनके हिसाब से जो छोटा वाला मनसब होगा उसको आमिर कहेंगे, यानी कि रैंक बिलो 1000, जिसके नीचे 1000 से नीचे लोग काम कर रहे हैं उसको आमिर बोलेंगे। तो इस तरीके से आमिर सबसे छोटा मनसब यहाँ इसके हिसाब से, और आमिर अल कबीर, और उससे बड़ा आमिर ऑफ आमिर। लेकिन जो ये मनसबदार होते थे उसके नीचे जो मिलिट्री काम का हम देखते थे उसके नीचे दो टाइप की फोर्सेस होती थी। तो कौन कौन सी फोर्सेस मनसबदार के अंडर काम होती थी, और जो मिलिट्री वाले मनसबदार होते थे उनका भी एक अलग क्लासिफिकेशन होता था। तो इसमें दो टर्मिनोलॉजीज आती है, एक आता है जत, दूसरा आता है सवार। अब ये फिर से कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजीज है जो हर किसी को नहीं समझ में आता है। जत क्या होता है? जत का मतलब होता था द पर्सन, द ट्रूप्स, द इन्फेंट्री, यानी कि पैदल सैनिक। अब देखो इसको मैं बहुत आसान कर दूंगा। आप ये चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में एक व्यक्ति घोड़े पे सवार है, तो ये हो गया मनसबदार। ये कौन हो गया? मनसबदार। अब देखिए इसके साथ कुछ पैदल सैनिक चल रहे हैं, ये वाले देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये जो लोग हैं इनको बोला जाता था जत। ये लोग जो हैं ये हैं जत, पैदल सैनिक। बात समझ में आई? तो एक मनसबदार के नीचे कितने पैदल सैनिक होंगे और कितने सवार होंगे? सवार क्या था, इसी में जो ये मनसबदार है इसके नीचे ये पैदल सैनिक तो हो गए जत, और ये पीछे देखिए एक घोड़ा और उस घोड़े पे एक आदमी, फिर एक घोड़ा और उस पर एक घोड़े पर आदमी। तो ये जो लोग हैं, जो कैवेलरी है, कैवेलरी का मतलब होता है घोड़े पर सवार, सवार, समझ रहे हो? सवार। तो मेन आदमी तो यहाँ पर मैन होगा ना, हॉर्समैन, और उसके साथ साथ हॉर्स भी काउंट होता था। हॉर्स की भी तो वैल्यू है ना, बिना हॉर्स के मैन का क्या काम है? तो सवार कौन होते थे? सवार वो लोग होते थे जो कैवेलरी मैन होते थे, घुड़सवार, एंड हॉर्सेस विद ऑफ कोर्स मैन ऑन देम। अब समझ में आया? एक मनसबदार जिसके पास पैदल सैनिक भी है, घुड़सवार भी है। अब अलग अलग टाइप के मनसबदार होते थे, किसी के पास पैदल सैनिक ज्यादा होते थे, घुड़सवार कम होते थे, किसी के पास घुड़सवार और पैदल सैनिक बराबर होते थे। तो इसके बेसिस पर मनसबदारों का एक अलग क्लासिफिकेशन होता था, एक अलग वर्गीकरण होता था। उदाहरण के तौर पर जैसे यहां पर देख लीजिए, एक थर्ड क्लास मनसबदार, ये लोवेस्ट क्लास होगा, इसमें लोवेस्ट सबसे कम वाला। इसके पास सवार की संख्या जत के आधा होगी, यानी जत हो गया पैदल सैनिक, सोल्जर्स, है ना, और सवार हो गया कैवेलरी। तो मान लो जत हैं आपके 100, तो 100 का आधा करोगे तो ये कितने होंगे? 50। तो 50 से कम सवार है, यानी कि 20 सवार है। 20 घुड़सवार और 50 जत। ये भी हो सकता है 40 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, लेकिन किसी भी किस्म में 50 से 25 से 50 से कम होनी चाहिए। तो थर्ड क्लास मनसबदार के पास सवार कम होते थे और जत ज्यादा होते थे। फिर आता है सेकंड क्लास, ठीक है, फिर क्या आता है? फिर आता है सेकंड क्लास मनसबदार। सेकंड क्लास मनसबदार कौन होते थे? सेकंड क्लास मनसबदार वो होते थे जिनके पास सवार की संख्या जात के आधा होती थी। यानी वही अगर मैंने ले लिया कि यार 100 सवार हैं, तो इनके पास कितना होगा? लगभग हाफ इक्वल। तो 100 का हाफ करोगे तो 50 आएगा, 50, ठीक है, 50। तो इनके पास
मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। 50 सवार होंगे तो 100 जात होंगे। और तीसरे टाइप का आता था फर्स्ट क्लास मनसबदार। इसके पास सवार और जात बराबर होते थे, 50 जात हैं तो 50 घुड़सवार। ये टॉप क्लास वाला मनसबदार होता था, क्योंकि ये घुड़सवार और पैदल सैनिक बराबर मेंटेन कर रहे हैं। सेकंड क्लास घुड़सवार कम है, जात के आधे के बराबर है। और थर्ड क्लास जात के आधे से भी कम के बराबर इसके पास घुड़सवार है, क्योंकि वैल्यू घुड़सवार की होती थी। तो इस तरीके से भी इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किया जाता है। और इसी ऑर्डर में ओरिजिन, ये कौन होते थे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, हायरार्की, ये भी पढ़ लिया। लेकिन एक क्लासिफिकेशन हमको सैलरी के बेसिस पर भी करना बहुत जरूरी है। यहीं पर फर्क पड़ जाता है मनसबदार और जागीरदार, जो शब्दों में कंफ्यूजन रहता है। एक्चुअली क्या होता था कि मनसबदार, जिन मनसबदारों को पेमेंट्स जमीन दे करके की जा रही थी, उनको कहते थे जागीरदार। बेसिकली जागीरदार वर गिवन द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम अ पीस ऑफ लैंड। समझ में आई बात? जागीरदार वो मनसबदार होते थे जिनको तनख्वाह के रूप में कैश नहीं दिया जाता था, एक एरिया दिया जाता था जमीन का, और वो वहां से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और उसमें से अपना हिस्सा रख लेते थे और बचा हुआ बादशाह को, रॉयल ट्रेजर को दे देते थे। और जिन मनसबदारों को पेमेंट नकदी यानी कैश में मिलता था, उनको कहते थे नकदी। अब बात समझ में आई? उनको नकदी कहते थे। यानी कि मनसबदार जो होते थे, इस तरीके से उनको पेमेंट दिया जा रहा है, वो दो टाइप के होते थे। एक जागीरदार होता था और एक नकदी होता था। जागीरदार को लैंड दिया जाता था, नकदी को कैश दिया जाता था। सिंपल। जागीरदार भी एक टाइप का मनसबदार है और नकदी भी एक टाइप का मनसबदार है। और मनसबदार का पद हेरिडिटरी नहीं होता था, वंशानुगत नहीं होता था। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पिता अगर मनसबदार है तो पुत्र भी मनसबदार बनेगा ही बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं था। तो मित्रों, ये था मेरा मनसबदारी व्यवस्था से रिलेटेड कुछ बहुत ही टारगेटेड इंफॉर्मेशन विद इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स दैट आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर करिएगा, और इसी टाइप के टॉपिक्स को मैं और लेकर के आऊंगा। धन्यवाद।